हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का 9th चैप्टर, जिसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। और इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो हमारे पिछले सेशन में इस टॉपिक को सिलेबस से हटा दिया गया था, तो यहां पर आपको इससे इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए क्लास को और इफेक्टिवली लेंगे। और अगर आपको चाहिए ये डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको ये पूरी क्लास एज अ पीडीएफ में मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए पहले एक बार अपने लिए ताली बजा देंगे बेटा। क्या बात, बहुत अच्छे। हाँ, तो शुरू करें क्लास। चलिए, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ये अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास कौन सी रहेगी हमारी 11th। और अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो आपके बुक सीरीज के हिसाब से चैप्टर नंबर है 9 और चैप्टर का नाम है संविधान। चलिए बताइए बताइए। संविधान एक जीवंत दस्तावेज। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। अब देखिए यहां पर जैसा कि हम ऑलरेडी इस बुक के 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उन्हें समझ भी चुके हैं। और मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया है कि किसी भी बुक को जब डिजाइन किया जाता है तो उसे इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है। वहां पर आपको क्या मिलेगा, पूरे चैप्टर की, पूरे बुक का इंट्रोडक्शन। और अगर मैं लास्ट चैप्टर्स की बात करूं तो वहां पर पूरे चैप्टर्स की आपको समरी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, हम उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे कहां, चैप्टर की तरफ। क्लियर है बेटा सभी को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान को, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहले हम एक बुक बना लेते हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो क्या है, लिखित है या अलिखित है। लिखित संविधान है, तो लिखा होगा तो कोई ना कोई उसकी पुस्तक भी होगी। तो इसी को हमने क्या कह दिया, भारतीय संविधान। क्या कह दिया, भारतीय संविधान। चलिए किसके द्वारा लिखा गया, ये जल्दी बताएंगे। भारत का जो संविधान है किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। याद रहेगा, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने इस संविधान की रचना की। अगर मैं बात करूं उस समय की, तो उस समय उन्होंने लगभग 159 क्या किया, संविधानों का क्या किया था, अध्ययन किया था। और उसके बाद इस संविधान की रचना की। क्लियर है बेटा। अब देखिए यहां पर आपको कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको भी जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्तमान समय की, किसकी, वर्तमान समय की बात करूं तो जब संविधान बनाया गया था तो कितने भाग थे, उस समय भाग कितने थे, 22। कितने थे, अब इसके अंदर एडिशन हो गए और अब भागों की संख्या कितनी हो गई है, 25। क्लियर है बेटा। जब संविधान की रचना की गई थी, जब संविधान बनाया गया था तो इसमें 22 भाग थे, और वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें एडिशन के साथ 25 भाग हो चुके। अब आगे जो हमारी चर्चा है, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेद की बात करूं, तो यहां पर 395 आर्टिकल जो है वो वर्तमान संविधान के अंदर है। कितने, 395 अनुच्छेद जो है वो हमारे संविधान के अंदर है। और अगर मैं सूचियों की बात करूं, अनुसूचियों की बात करूं, तो अनुसूचियां कितनी है हमारे पास अभी वर्तमान में, 12 अनुसूचियां जो है वो हमारे संविधान में
देख ही सकते हैं। इसकी अगर मैं और कुछ विशेषताओं की बात करूं जो कि हमें समझ भी आती है, हम पढ़ भी रहे हैं, तो सबसे पहली विशेषता की बात करें तो ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, कैसा, लिखित या अलिखित? सबसे बड़ा लिखित संविधान। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहां पर आपको क्या समझना है कि ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर क्या किया, शासन किया, हम किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन क्राउन के गुलाम थे। तो उन्होंने समय समय पर कुछ अधिनियम पास किए। क्या पास किए? अधिनियम। देखिए वो खुद, अगर मैं बात करूं तो उनका खुद का देश जो है वहां पर कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत के लिए समय समय पर कुछ अधिनियम लाए जिसे वो शासन को सही से कर पाए। तो उनमें से पहला अगर हम बात करें 1909, 1919, 1935, तो 1935 का जो अधिनियम है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान के जो मौजूदा रूपरेखा थी उसका 75% भाग इसी अधिनियम से लिया गया था। क्लियर है बेटा सभी को? यहां तक कोई डाउट? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, और भारत किसका गुलाम था? यूके का गुलाम था, इंग्लैंड का गुलाम था। उन्होंने अपने देश में तो कभी लिखित संविधान नहीं रखा, लेकिन भारत के लिए उन्होंने एक नींव बना दी जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं? भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा यहां तक? यहां तक कोई डाउट? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप कंपैरिजन करेंगे सोवियत संघ से करेंगे, रूस से करेंगे, नेपाल से करेंगे, तो यहां पर संविधान क्या है, पूरे तरीके से बदला गया। यानी कि संविधान जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उस पूरे संविधान को हटाकर एक नया संविधान लाया गया। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, जो संविधान निर्माता थे उनकी दूरदर्शिता इतनी थी कि वो संविधान जो कि 1950 में लागू हुआ, हमारा संविधान कब हुआ लागू? 1950 में लागू हुआ और आज तक चल रहा है। क्या कर रहा है? आज तक चल रहा है। तो देखो आज तक चल रहा है, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि कोई ना कोई हमने इसके अंदर ऐसा इनपुट किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा डाला होगा जिसकी वजह से ये इतने लंबे से चलता है। तो मैंने कई बार आपको एक एग्जांपल दिया है कि सभी ने शोले फिल्म देखी है, तो शोले फिल्म में गब्बर किस पर आता है? घोड़े पर आता है। कैसे आता है? टुकुड़ टुकुड़ आता है। तो उस समय के हिसाब से घोड़े ठीक थे, क्योंकि उस समय डकैती वैसी होती थी। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, अगर धूम 3 की बात करें या 4 की बात करें, तो उस समय क्या देखोगे आप? क्या वो सुपर बाइक पे आते हैं। अब वो सुपर बाइक पे आते हैं, तो उस समय के हिसाब से घोड़े ठीक थे, आज के हिसाब से सुपर बाइक ठीक है। तो समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है। हो सकता है कि 2050 की अगर हम बात करें, हो सकता है कि 2050 में इस तरीके के चोर जो वो किसी उड़न तस्त्री से आए, है ना, और ऑक्सीजन चुराने आए, हो सकता है ना। तो उस समय के हिसाब से वो उड़न तस्त्री ठीक है। तो आप देखिए छोटी छोटी अगर हम घटनाओं की बात करें, मूवीज की बात करें, उनमें समय समय पर क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों है? क्योंकि उसने भी समय समय पर क्या किया है? अपने आप को बदला है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, समय समय पर बदलाव। समय समय पर बदलाव कि भारतीय संविधान जो है उसने क्या किया है? समय समय पर अपने आप को बदला है, और इसी वजह से वो क्या है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है। क्लियर है बेटा? इसके बाद आगे आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो लिविंग है तो ये क्या कर रहा है? अपना विकास कर रहा है। विकास कैसे कर रहा है? गतिशीलता से कर रहा है, स्थिर नहीं है। क्या है इसमें? गतिशीलता है। अगर वो स्थिर होगा, जैसे मैंने आपको पेड़ का एग्जांपल दिया था क्लासेस में, कि कोई पेड़ है, हम उसको क्यों बोलते हैं जीवन है? क्योंकि वो बढ़ रहा है, उसमें क्या है? मूवमेंट है, उसमें गति है। आप जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, तो वो एक समय पे क्या थे? बहुत छोटे थे, और समय के अनुसार क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। यानी कि कोई भी चीज अगर गतिशील है, गति में है, तो हम क्या करते हैं? वो विकास करती है, और विकास कर रही है, इसीलिए वो क्या है?
जीवंत है। तो भारत का संविधान जो है उसमें समय समय पर बदलाव हो रहे हैं, और बदलाव हो रहे हैं इसी कारण विकास हो रहा है, और विकास है तो क्या है, गतिशीलता है। अब देखिए गतिशीलता को अगर हम बात करें तो पेड़ जैसे बढ़ रहा है, इंसान बढ़ रहे हैं, तो संविधान कैसे बढ़ रहा है? तो इसकी क्या है बेटा, एक विधि है, और वो विधि क्या है, उसी के कारण वो बढ़ रहा है, जिसे हम आपकी बुक में इस बार किस नाम से पढ़ेंगे, संशोधन। किस नाम से पढ़ेंगे बेटा, संशोधन। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में बेसिकली हम किसको पढ़ेंगे, संशोधन को, कि भारतीय संविधान में किस विधि के द्वारा, किस तरीके के द्वारा संशोधन किया जाता रहा है, और उस संशोधन का क्या अर्थ है। क्लियर है बेटा यहां तक, कोई डाउट? अगली अगर हम बात करें विशेषता की, कि भारतीय संविधान क्या है, एक तो क्या है, बहुत ज्यादा लचीला है। क्या है, लचीला संविधान है, और साथ ही साथ ये क्या है, कठोर भी है। अब लचीला और कठोर हम किस आधार पर कह सकते हैं, कि भारतीय संविधान में जब हम संशोधन को पढ़ेंगे, इसके आगे के लेक्चर्स में जब हम संशोधन को पढ़ेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे संशोधन है, कुछ ऐसे परिवर्तन है जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, इसीलिए क्या वर्ड यूज किया गया है, लचीला। और कुछ ऐसे संशोधन है जिनको करने में हमें बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कठोर। क्लियर है बेटा यहां तक, इसमें कोई डाउट? तो भारत का संविधान क्या है, लचीला भी है और कठोर भी है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, लचीले और कठोर का सम्मिश्रण। कि कुछ ऐसे क्लाउज है, कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिनमें बड़े सामान्य तरीके से बदलाव किया जा सकता है, उसमें हमें ज्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ती, और कुछ ऐसे नियम है जिनको बदलने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हमें प्रयास करने पड़ते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कठोर संविधान। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना बताना, बढ़ जाए आगे। चलिए फटाफट, जो ऑनलाइन है बच्चे वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है बेटा, आगे बढ़ जाए। तो अभी तक हमने जो किया है उसको अगले स्लाइड पे हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है ना? तो यहां तक तो कोई डाउट है नहीं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान जो है वो जीवांत क्यों है, ठीक है ना? अगर हम कह रहे हैं कि किसी में जीवन है, कोई बढ़ रहा है, तो उसके कोई ना कोई कारण भी होंगे। चलिए पहले एक हेडर लिख लेंगे, भारतीय संविधान जीवन क्योंकि। अब देखिए क्यों है उसके बारे में हम जानेंगे। अब इस तरीके का जो सवाल है वो आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में मिनिमम टू मैक्सिमम 2 से 4 नंबर में आएगा। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, या तो 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे या 2 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुरूप इसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे, परिस्थितियों के अनुरूप क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? पहला पॉइंट क्या है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। दूसरा लिख सकते हैं कि समय अनुसार परिवर्तन। क्या है, समय समय पर बोला था ना अभी, समयानुसार परिवर्तन एवं गतिशीलता, यानी कि समय के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक जीवांत दस्तावेज है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता के अनुसार। क्या है, अभी हमारे पास परिस्थितियां भी नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन हमें क्या है, आवश्यकता है। तो आवश्यकता के अनुसार भी हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये वो 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट हेडर लिखेंगे, संविधान में संशोधन। अब हमें ये तो चीजें समझ आ गई कि भाई संशोधन हो रहा है, और हो रहा है इसीलिए क्या है, ये एक
जीवंत दस्तावेज है। चलिए इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान में संशोधन जो है वो किस विधि से होता है, किस तरीके से होता है। चलिए हेडर लिखेंगे संविधान, बातें नहीं बेटा, एवं संशोधन, संविधान एवं संशोधन। देखिए इस तरीके के जो हेडर है इसमें आपको बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो आप अपने एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग उसको पुट ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संशोधन कहां हो सकता है, तो भाई संशोधन हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है, तो कहां हो रहा है, तो संसद में ही हो सकता है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, संशोधन, लिखते चलिए साथ साथ, संशोधन केवल कहां हो सकता है, संसद में, केवल संसद में ही क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बैठे और सोचा संशोधन कर ले और हो गया। अब संशोधन की जो प्रक्रिया है, जैसे कल आपको प्रिंसिपल सर भी पूछ रहे थे, तो संशोधन की जो प्रक्रिया, भारतीय संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज, हम सभी को पता है। तो संशोधन के लिए भी कोई तो कोई बात लिखी होगी ना, तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, लिखते चलिए, संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद होगा, 368 में, कि किस तरीके से परिवर्तन हो सकता है, किस तरीके से इसमें बदलाव किया जा सकता है, उसका जिक्र किसमें किया गया है, आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368 में। क्लियर है बेटा। थर्ड पॉइंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ का सहारा लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक घर बनाया, क्या बनाया, एक घर बनाया, तो इस घर को बनाने में सबसे पहले मैंने क्या बनाया, पिलर डाले, नींव डाली। देखिए हमने क्या डाली, नींव डाली पहले। अगर मैं ये कह रहा हूं ये घर है मेरा, ये सड़क है, तो नीचे मैंने क्या डाली, नींव डाली, और उसके ऊपर पिलर बनाए और उस घर को बनाया। तो समय के अनुसार अगर मैं चाहूं तो अपने कमरों को बदल सकता हूं ना, इधर वाले कमरे की दीवार को ले जाके इधर ले जाऊं, ये दीवार तोड़ दूं, इधर किचन बना दूं, इधर बाथरूम बना दूं, लेकिन मैं क्या नहीं बदल सकता, नींव नहीं बदल सकता, पिलर्स नहीं बदल सकता। तो वैसे ही अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं, तो भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, लिखते चलेंगे, मूल ढांचा जो है उसमें परिवर्तन नहीं, मूल ढांचा उसमें परिवर्तन नहीं। तो जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें हम क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बाकी संविधान में कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत है यहां तक, बढ़ जाए आगे। यानी कि जो इसकी मूल संरचना है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें छोड़कर हम क्या करेंगे, और बाकी संविधान में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए ना हम केशवानंद भारती विवाद को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, ये हम आज नहीं करेंगे, इसको कल करेंगे। केशवानंद भारती विवाद, इस विवाद को पढ़ेंगे, तब आपको ये वाला जो पॉइंट है ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार विवाद जो है, इसको हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो है हम इसी कॉन्सेप्ट के रहेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, संशोधन की बात करें तो हमने जैसे पहले पॉइंट में भी बात करी थी कि संशोधन के मामले में भारत का जो संविधान है, लिख लीजिए, भारत का संविधान, भारत का संविधान जो है वो संशोधन के मामले में, किसके मामले में, संशोधन के मामले में क्या है, लचीला भी है और कठोर भी है। कैसा है, लचीला है और कठोर दोनों है। अब देखिए लचीला और कठोर का मिश्रण है, या हम सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं कि लचीले और कठोर का क्या है, एक तरीके से मिश्रण है। और इसी वजह से भारत का जो संविधान है वो इतने लंबे समय से टिक पाया है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे पहला संशोधन था कब हुआ था। देखो हमेशा क्या पूछा जाता है, पहला और आखिरी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं संशोधन की बात करूं, 1950 में क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ। और सबसे पहला संशोधन लिख लेंगे, पहला
संशोधन कब हुआ? 1951 में। सबसे पहला अमेंडमेंट या सबसे पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। और वर्तमान की बात करें, आज तक की बात करें, 2023 तक की बात करें, तो 2023 तक भारतीय संविधान में 127 अमेंडमेंट के लिए फाइल किया गया है। कितने? 127 संशोधनों के लिए क्या किया गया है? फाइल किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके लिए फाइल किया जाए वो सभी संशोधन हो जाए। तो उनमें से अगर मैं बात करूं तो केवल 106, आज की डेट तक की मैं बात करूं तो केवल 106 संशोधन जो है वो हो चुके हैं। हो सकता है कि आज हम जो क्लास ले रहे हैं उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद और भी संशोधन हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो 127 फाइल हुए हैं, उनमें से 106 जो है वो हो चुके हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहां तक कोई दिक्कत? कुछ पूछना, बताना, आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम देखते हैं संशोधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। आप देखिए, हमें क्या पता है कि संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है, संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है। लेकिन इसके प्रकार भी होंगे। क्या होंगे? प्रकार भी होंगे। तो अब हम किसकी चर्चा करेंगे? प्रकारों की करेंगे। तो 3 प्रकार के हैं। कल भी हमने इसको ऑरली थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो ये अगर आपने लिख लिया हो तो इसे रब कर दूं। तो यहां पर अब हम देखेंगे संशोधनों के प्रकार या संशोधन के तरीके की कितने तरीकों से भारतीय संविधान में संशोधन जो है वो किया जाता है। संविधान में लिख लेंगे, संविधान में संशोधन के तरीके या प्रकार। हो गया बेटा जी? चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर। 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया? संसद में लिख लेंगे, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर। तो इनमें क्या है, ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है उसको करते हैं और इसमें संशोधन हो जाता है। तो लचीले का जो हमने बोला, लचीला संशोधन जो होता है जिसमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है, उसका एक टाइप क्या है? संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर जो संशोधन किए जाते हैं उन्हें ही इस श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला है संसद के दोनों सदनों में। दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे संसद के 2 सदन होते हैं ना, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। शाबाश। संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों, लिखते चलेंगे बेटा साथ साथ, अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर। क्लियर है बेटा? तो इसमें क्या होता है, इस तरीके के जो बदलाव होते हैं उसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेना क्या होता है? आवश्यक होता है। संसद के कितने सदन हैं? 2। तो दोनों सदन कौन कौन से हैं? पहला क्या है? लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो इन दोनों में विशेष बहुमत के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। तीसरा लिखेंगे विशेष बहुमत और आधे राज्यों से अधिक का समर्थन। तीसरा पॉइंट क्या है? विशेष, बोलिए, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा। तो देखिए यहां पर क्या करना है, जो अभी तक हमने पढ़ा ये उससे थोड़ा सा क्या है? विपरीत है, उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या हो रहा है, एक तो विशेष बहुमत चाहिए और
आधे से अधिक राज्यों यानी कि आधे से ज्यादा राज्यों का उसमें क्या होना चाहिए, समर्थन भी होना चाहिए, तभी हम इस तरीके के संशोधन को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना बताना, बढ़ जाए आगे। चलिए अब इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। जो दूसरा वाला है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए हम इसको स्किप करेंगे। पहले और तीसरे पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। तो इसमें पहला प्रावधान लिखेंगे, नए राज्यों का निर्माण। देखिए अब ये तो हमें समझ आ गया कि भाई इसके अंदर सामान्य बहुमत से होता है। तो कोई भी जो नया राज्य है, क्या है, नया राज्य का निर्माण करना हो तो उसके लिए क्या हो सकता है, सामान्य बहुमत के आधार पर हम कार्य कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए जैसे नया राज्य क्या है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली से सटा कोई और प्रदेश है और वो चाह रहा है कि हमें एक अलग राज्य बना दिया जाए, तो उसके लिए हमें किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। साधारण सा बिल पास करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। राज्यों की सीमाओं को बदलना या उनका नाम बदलना, लिख लेंगे, राज्यों की सीमाओं एवं नाम को बदलना हो तो हम सामान्य बहुमत के आधार पर इस कार्य को कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? अगला हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको नागरिकता प्रदान करनी है या उससे नागरिकता छीननी है। ठीक है, नागरिकता प्रदान करना, नागरिकता प्रदान एवं समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है, संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा। किसी व्यक्ति को या किसी समाज को हमने नागरिकता प्रदान करनी है या उसे समाप्त करना, उसे खत्म करना है, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, सामान्य बहुमत के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना हो तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सामान्य संशोधन के द्वारा इसे किया जा सकता है। क्लियर है बेटा चारों पॉइंट? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए लास्ट देखते हैं प्रावधान की बात, विशेष वाले की। तो इसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं उसके ऊपर भी एक बार नजर दौड़ा लेते हैं, उसके ऊपर भी एक बार नजर से देख लेते हैं। पहला क्या है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन का तरीका है। ठीक है, जैसे अभी मौजूदा जो निर्वाचन का तरीका है, अगर उसको बदलना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, देखिए अभी जो तरीका है वो कौन सा है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सभी को पता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और अगर हमें उसे बदलना है तो वो सामान्य बहुमत से नहीं बदला जा सकता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। अगला पॉइंट क्या देख सकते हैं हम, केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण एवं विभाजन। अगर हमें यह करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ही हम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें क्या देख सकते हैं, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें हम विशेष बहुमत के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको संविधान में संशोधन का तरीका समझ आ गया। कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, पहला
सामान्य बहुमत के आधार पर। दूसरा, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग। और तीसरा, विशेष बहुमत। एग्जाम्पल क्लियर है बेटा सभी के? चलिए बहुत अच्छी, ताली बजाएंगे एक बार अपने लिए। सुस्त हो गए हो? चलिए शाबाश शाबाश। अब देखिए इसी चैप्टर में जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हम आज ना पढ़कर कल पढ़ेंगे, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये जितने भी संशोधन है इनको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विवादास्पद संशोधन। कुछ ऐसे संशोधन भी हैं जिन पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ बाद में और उन्हें हटा भी दिया गया, तो ऐसे संशोधनों को भी हम क्या पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो जितने भी इमरजेंसी में, अगर सामान्य भाषा में कहूं तो जितने भी इमरजेंसी में या आपातकाल में जितने भी संशोधन किए गए, उन सबको हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो आज का लेक्चर क्लियर है बेटा सभी को? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इससे आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।